कहानी की शुरुआत में हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो आज काफी एक्साइटेड में आकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही थी। इसीलिए उसकी बड़ी बहन अपने फादर के सबसे फेवरेट कार उसे गिफ्ट करती है। यहाँ जोई अपने मॉम से मिलते टाइम हमें पता चलता है कि जोई मासूम होने के साथ साथ बोल नहीं सकती, इवन उसे सुनाई भी नहीं देता था। अपने फादर की कार को पाकर जोई काफी खुश दिखाई देने लग चुकी थी, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चल देती है। दिखाया गया कि जोई रास्ते में चलते हुए बहुत से जगहों पर रुक रुक कर अपने मोबाइल में सेल्फी लेकर अपने बॉयफ्रेंड डैन को सेंड करती चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी काफी बेसब्री से जोई का इंतजार करते हुए दिखाया गया। वो जोई का सेल्फी को देखकर काफी खुश होने लगा और उसका वेलकम करने के लिए फ्लावर्स को सजाने लगा। चलते चलते जोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसने एक मरे हुए डॉग को देखा जिसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। यह देखकर उसका दिमाग ही खराब हो गया और वो वहां से फौरन अपने सफर पर निकल गई। गाड़ी चलाते हुए एक ऐसी शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर काफी एक्सपेंसिव चीजें रखी गई हुई थी, जिसकी तस्वीर लेकर वो सफर शुरू कर दिया। उसी तस्वीर को फिर से जब अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज ही रही थी कि अचानक से एक आदमी उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाते हुए जोई अपनी कार को रोका और देखने लग गई कि वो शख्स सड़क पर गिरा हुआ है कि तभी उसी टाइम कुछ बदमाश लोग अपनी गाड़ी से एक और भी आदमी का पीछा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाग रहा आदमी नीचे गिरा, उन्होंने अपनी कार से बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुचलकर उसका खेल ही खत्म कर दिया। यह देखने के बाद जोई का डर आसमान तक पहुंच जाती है और जोई ने सोचा कि अगर वे सभी अनजान लोग इसे भी देख लिए तो उसे भी मार देंगे। इसीलिए वो जल्दी से अपने कार को पीछे करके उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लग गई। लेकिन उसी पल वे सारे बदमाश लोग जोई को घेर लेते हैं। यहाँ पर जोई खुद को बचाते हुए उन पर हमला करने लग गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उसी में से एक आदमी जिसके सर पर वेस्टर्न कैप था, वो उसके कार में घायल हुए आदमी को देख लिया और फौरन से बिना कुछ सोचे समझे अपने नाइफ से उसे बार बार वार करते हुए उसकी जाने ही ले ली। यह सीन जोई के लिए बहुत ही दर्दनाक बन चुका था और अब वे सारे मिलकर जब जोई को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो जोई फौरन से एक आदमी को धक्का मारते हुए वहाँ से भागने लग गई। लेकिन उसी में से एक आदमी जिसका नाम ट्रे था, वो गन से उसके पैर पर शूट कर देता है, जिससे जोई नीचे गिर गई। यहीं से सीन शिफ्ट करके उन सभी दरिंदों को जोई के साथ उनके घर पर उसे टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है। पहले तो वे जोई को कंटीली वायर से बेड पर उसके दोनों हाथ और पैरों को बांध देते हैं। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जोई खून से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन इनकी दरिंदगी बढ़ती चली जा रही थी। उसी में से एक जो टोपी वाला था, जिसने उस आदमी को जोई के कार में ब्रूटल तरीके से मारा था, उसको अपने आप पर थोड़ा गिल्ट हुए जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पहले तो ट्रे जोई के मुंह में गन घुसाते हुए उसके साथ गलत संबंध बनाने लगा। दरअसल ये सभी 1 बाय 1 करके ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि वे कितने निर्दयी हैं। उसी टाइम जोई देखती है कि कोई शख्स उसे छुप कर देख रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रे जोई को काफी सारे इंसानों के स्कल को दिखाते हुए कहने लगा कि इनमें से ज्यादातर मेरे परदादा के हाथों ही मारे गए और वो भी उन्हीं के नक्शे कदमों को उठाए चल रहा था। यहाँ ट्रे असल में जोई को डराने और उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसी में से एक ऐसी स्कल को दिखाया और बताने लगा कि यह है अपाची चीफ मंगस कोलोराड्स। दरअसल उस टाइम पर उसने ट्रे के परदादा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके परदादा ने उसे इतना ब्रूटल तरीके से मारा और बाद में उसके स्कल को संभाल कर रखा हुआ था ताकि यह दिखा सके कि वे कितने ताकतवर थे। इसीलिए आज भी ट्रे अपने परदादा की दरिंदगी को अपनाते हुए जोई को पकड़ा हुआ था और उसे इसी तरह से बांधकर उसे टॉर्चर करते हुए हर रोज उसके साथ मजे करेगा। इधर अभी भी डैन अपनी होने वाली वाइफ यानी जोई का इंतजार कर रहा था, लेकिन जोई नहीं आती। तभी उसे उसके भेजे हुए फोटो में से एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें उसे रोड साइड में बोर्ड साइन दिखाई दिया, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि जोई किस रास्ते और किधर गई होगी। इसीलिए अब वो न्यू मैक्सिको की पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर निकलवाता है। इधर सभी रात में मजे करते हुए ताशपत्ती खेल रहे थे, लेकिन उसी में से टोपी वाला आदमी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। दरअसल उसका मानना था कि अगर लड़की यानी जोई यहाँ उसी हालत में रही तो वे सभी फंस सकते हैं, लेकिन ट्रे की दरिंदगी अभी भी नहीं जा रही थी। वो कहने लगा कि नहीं, वो मेरे बहुत काम आने वाली है। टोपी वाला आदमी कहने लगा कि मीडिया में इसकी खबर किसी रॉकेट की तरह उड़ने लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारी लगने वाली है। यह सुनकर उनके दिलों में थोड़ा अब डर दिखाई देने लगा था। इसीलिए ट्रे एक डील करता है, कहने लगा कि हम ताशपत्ती खेलेंगे, अगर मैं जीता तो उसे मैं रखूंगा। उसके रखने का मतलब ट्रे उसे तड़पाएगा और उसका मिसयूज करेगा, और अगर टोपी वाला जीता तो वो उसे मारकर फेंक देगा। यानी जोई किसी भी तरह बचने वाली नहीं थी। तीनों गेम को स्टार्ट कर देते हैं। काफी समय के बाद ट्रे हार गया। इधर जोई अभी भी उसी हालत में बेड पर पड़ी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उसका नींद खुला और वो फौरन से अपने हाथों को कंटीली तारों से खुद को छुड़ाने लग गई। उसका पूरा हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। अब इससे पहले कि वो वहाँ से भाग जाती, टोपी वाला दरिंदा देख लेता है और उसका पीछा करने लगा। जोई अपने आप को बचाने के लिए भागती तो है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। आदमी उसे फौरन से पकड़कर उसके पेट में नाइफ से बार बार स्टैब कर देता है, जिससे बेचारी जोई वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इधर डैन न्यू मैक्सिको आकर एक होटल में रुका हुआ था, क्योंकि अगले दिन वो यहाँ के पुलिस को सूचना देगा कि उसकी गर्लफ्रेंड इस जगह से गायब हो चुकी थी। अगले ही दिन आदमी अपने कुत्ते के साथ पहाड़ी इलाके में टहलने के लिए जाता है कि उसी दौरान उसे जमीन में दफनाया हुआ इंसानी हाथ दिखाई दे दिया। दरअसल वे सभी
तभी जोई को मारकर दफना दिए थे। पहले तो यह आदमी जोई को बाहर निकालकर उसे पानी पिलाने लगा, मगर वो पानी नहीं पी रही थी क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए वो उसे अपने घर लेकर चला गया और रात में कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाते हुए उसके इंजर्ड वाले बॉडी पर लगाया और बहुत ही अजीब तरह से मंत्रों का जाप करते हुए झाड़ फूक करने लग गया। दरअसल यह आदमी एक तांत्रिक था। उसके ऐसा करते ही उस तांत्रिक को पता चल जाता है कि जोई के साथ आखिर क्या हुआ था। उसी दौरान अचानक से जोई सांस लेने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ने लग गई और अचानक से उसका आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। अभी जोई की आत्मा तांत्रिक को मार देती, उससे पहले ही वो उसे नीचे पटक दिया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुआ, जोई की बॉडी जाग जाती है और फौरन से उठकर सड़कों पर आ गई। इस बार जोई की बॉडी अजीब तरह से चल रही थी कि तभी उसी रॉड पर उसे फोन बूथ दिखाई दिया, जिससे डैन के पास कॉल लगाती है। कॉल उठाते ही डैन रोने लगा और कहने लगा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजते हुए न्यू मैक्सिको आ चुका हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसका इतना कहना ही था कि उसी टाइम जोई के पास एक पुलिस कार आकर रुकती है। जैसे ही उससे बात करने के लिए जोई आगे बढ़ी, उसने देखा कि ये उन्हीं में से एक है जिसने उसको टॉर्चर किया था। उसे देखते ही जोई के फेस का इंप्रेशन ही बदल जाता है और वो फौरन से आगे बढ़ते हुए उसी बार में चली जाती है जिसमें वो गया था। यह आदमी जिसने जोई के साथ गलत किया था, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी होश ही गायब हो जाती है क्योंकि जोई का फेस बहुत ही डरावना लग रहा था। पहले तो उसके ही बॉटल को सीधा उसके पेट में स्टैब करके उसका पेट फाड़ दिया, फिर उसके पेट में अपना हाथ घुसाते हुए उसका अंतड़ियां जोर से बाहर खींच दिया। इतना ही नहीं, उसे और भी दूर तक खींचती है। वहीं बार के मालिक अपने शॉटगन में गोली रिलोड करके जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, फौरन चेयर फेंक कर मारा और उसी के साथ एक और आदमी की आंख ही फोड़ दिया। यहाँ यह आदमी जो ट्रे के साथ मिला हुआ था, वो जोई से माफी मांगने लगा, लेकिन जोई यहाँ जरा सा भी रहम नहीं दिखाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर जब डैन को रहा नहीं जाता तो वो फौरन से उस जगह का लोकेशन निकलवाया जहाँ से जोई ने कॉल किया था और उस जगह के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ पर पहले से ही पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने से रोक लिया। डैन बताता है कि अभी पिछले 1 घंटे पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके पास कॉल किया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड 3 दिनों से लापता है और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन पुलिस उसके केस को कल देखने के लिए बोलकर उसे अभी के लिए यहाँ से निकलने के लिए कह दिया। कि तभी डैन को ट्रे दिखाई दिया और उससे पूछने लगा कि क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं देखी है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जोई 3 दिनों से लापता है। असल में वे सभी अपने साथी को देखने आए थे जिसे अभी कुछ टाइम पहले जोई ने ही मारा था। डैन की बात सुनकर सभी सदमे में आ गए जब उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड पिछले 1 घंटे पहले ही उसे यहीं से कॉल किया था। अब क्योंकि उन्होंने उसे मार दिया था तो वो कैसे आखिर कॉल कर सकती है। डैन को तो पता नहीं था जोई के कातिल यही सब हैं। उसे तो अभी भी लग रहा था कि जोई जिंदा होगी, लेकिन इन्हें तो अपने पर यकीन था कि हमने लड़की को मारकर दफना दिया था। अगले दिन वे सभी दरिंदे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर जोई को मारकर दफनाया था, लेकिन उसका बॉडी अब वहां पर मौजूद नहीं थी। ट्रे को लग रहा था कि जोई को निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि किसी नरभक्षी का काम हो सकता है या फिर किसी जंगली कुत्ते ने खोदा होगा। लेकिन उन्हें एक बात भी परेशान कर रही थी कि डैन यानी जोई का बॉयफ्रेंड कह रहा था कि जोई ने उसे कॉल किया और उसके दोस्त को किसने मारा। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि सालों से ये दूसरों को मारते हुए चले आ रहे हैं, तो उसके दोस्त को किसने मारा। इसलिए अब इनकी बत्ती यहीं से गुल हो चुकी थी। इनके अंदर का डर साफ साफ दिखाई देने लगा था। वे सारे लोग प्लान बनाते हुए इस जगह को इसी वक्त छोड़ने का फैसला कर लिए। इधर जोई की बॉडी किसी गैराज में उठती है। उसने उठकर जैसे ही एक मिरर के पास पहुंची तो वो अपने आप को देखकर रोने लग जाती है कि तभी अचानक से उसके पीछे से सफेद कपड़े हट गए और काफी सारे औजार उसे दिखाई देने लगा। कि तभी औजार में उसे तीर कमान भी दिखाई दिया जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लग गई। दरअसल अब जोई मौत का वो नंगा नाच करेगी जिससे उसके सामने आने वाले सभी कांप उठेंगे। इधर सभी अपने अपने सामानों को पैक करके यहाँ से निकल ही रहे थे। उन्हीं में से उनका एक दोस्त दूसरी तरफ यहाँ इस जगह को खाली करके जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसने देखा कि उसके कार के सभी टायर तीर से मारकर पंक्चर कर दिए गए थे। वो फौरन से कॉल लगाते हुए ट्रे को बताने ही वाला था कि वो आ चुकी है। ठीक उसी टाइम उसके सामने जोई आ गई और अपने हाथ में लिए तीर कमान से उसके पैर पर मारकर नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, वो उसके पास जाकर काफी सारे उसके अंदर तीर बार बार मारती है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। उसे मारने के बाद उसे थोड़ा सुकून तो मिला था, लेकिन अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। हमने यह भी नोटिस किया था कि जब भी जोई अपना बदला लेती है तो उसकी आंखें बदलकर पूरी काली हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल लड़की से किसी और ताकतवर इंसान की तरह बदल जाती है। इसीलिए यहाँ जोई जब रोते हुए मिरर में खुद को देख रही थी, उसी दौरान उसे दर्द होने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथों की बैंडेज को हटाया तो उसके हाथों में कीड़े मकोड़े चल रहे थे, मतलब उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसीलिए अब जोई उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती है जिसने उसे उसकी बॉडी दिया था। वो अपने वैन से बाहर निकलकर देखता है कि जोई उसके वैन के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर तांत्रिक जोई से कहने लगा कि जितना हो सकता था मैंने तुम्हें ठीक किया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ हुए गलत लोगों को जब देखा तब मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉडी में वापस लाने का कोशिश किया, लेकिन तुम वापस आते वक्त अकेली नहीं थी। असल में मंगस कोलोराड्स नाम के आदमी को एक गोरे ने आज से 100 साल पहले बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। दरअसल तांत्रिक उसी की बात कर रहा है जिसे ट्रे के परदादा ने मारा था। यहाँ तांत्रिक कहने लगा कि जिस टाइम मैंने तुम्हें तुम्हारी बॉडी में जोड़ रहा था उसी टाइम मंगस कोलोराड्स की आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ गई और तुम दोनों एक हो गए। यही वजह है कि जब भी जोई बॉडी ट्रे के आदमियों को देखती है तो उसके अंदर का मंगस कोलोराड्स का आत्मा जाग जाती है और अपना बदला लेने लग जाता है। इस घटने में 2 लोगों का बदला लिया जा रहा था, एक जोई की और एक मंगस कोलोराड्स की, क्योंकि मंगस कोलोराड्स की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसी जगह पर भटक रही थी। जैसे ही उसने जोई का बॉडी देखा उसे मौका मिल गया और उसके बॉडी
गाड़ी में प्रवेश कर गया। यहाँ तांत्रिक जोई से कहने लगा कि यह तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक साथ नहीं देने वाली, इससे पहले कि काफी देर हो जाए तुम अपना बदला ले लो। इधर डैन अपने हाथों में जोई की पहनाई हुई रिंग को देखकर रोने लग जाता है और जोर जोर से दीवार पर मार मार कर गुस्सा उतारने लगा था, क्योंकि उसे अब पूरी तरह से लगने लगा था कि उसकी जोई अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। कि तभी उसी टाइम दिखाया गया कि जोई बाहर से उसे महसूस करके उसके लिए रो रही थी। उसी दौरान उसने देखा कि उसके मिरर पर लिखा हुआ था प्लीज फॉरगेट मी। यह देखकर उसे एहसास हो चुका था कि उसकी जोई यहाँ उसके आसपास जरूर मौजूद है, लेकिन ट्रे उसके कमरे में आकर उसे मारते हुए उसे अपने गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके साथी के गर्दन में एक तीर आकर लगा, जो तीर जोई ने ही चलाई थी। अपने आंखों के सामने जोई को देखकर तीनों की हवा टाइट हो जाती है। फौरन से अपने कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लग गए। जोई फौरन से पीछा करते हुए उसके कार पर चढ़ जाती है और ट्रे के साथी को जिसने उसे मारा था उससे लड़ने लग जाती है। पहले वो अपने हाथ में लिए तीर को उसके अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो उनमें नाकामयाब रही, क्योंकि ट्रे का आदमी काफी ताकतवर था। वो फौरन से अपने नाइफ को निकालकर दोबारा से पहले के जैसा उसके पेट में स्टैब कर दिया, लेकिन इस बार जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जोई अब काफी गुस्से में आकर पहले उसे कार के मिरर में दे मारा और उसी का नाइफ उठाकर जैसे ही उसे मारने के लिए उठी, अचानक से ट्रे गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिससे जोई गाड़ी के सामने सड़क पर आ गिरी। इतना ही नहीं, ट्रे गाड़ी को सीधा उसके बॉडी पर चढ़ाकर कुचल दिया, लेकिन इस बार भी उसका कुछ नहीं हुआ। जोई उठकर बैठ गई। यह देखकर ट्रे का माथा ही चकरा चुका था। सोचने लगा कि आखिर कैसे हो सकता था और वहाँ से भाग गया। अगले सीन में तांत्रिक अपने वैन के अंदर से देखता है कि जोई अपने टूटे हुए हाथों को दोबारा से बिना दर्द के जोड़ती है और बाद में अपने पेट के सारे अंतड़ियों को बाहर निकालकर उसमें बालू के साथ कंकड़ पत्थर को भरकर टेप से बांध देती है। कि तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर से मंगस कोलोराड्स का आत्मा बाहर निकल जाता है, जो काफी गुस्से से भरा हुआ था और बदले की आग में जल रहा था। अब क्योंकि जोई की तीर कमान टूट गई थी, इसीलिए वो उसी जगह से अपने औजार जो आज से 100 साल पहले यूज करता था उसे निकाल कर देता है और अपने बदले को पूरा मकसद करने के लिए अपना बनाया हुआ माला को भी पहनाता है। इधर ट्रे डैन को लेकर पहाड़ी के ऊपर अपने असली ठिकाने पर गया था, जहाँ पर उसकी गैंग रहती थी। वहीं उसका साथी के गर्दन में जोई ने तीर मारा था। वो अभी भी वहीं पर तड़प रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वो ट्रे के पास आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को कहने लगा, लेकिन ट्रे उसे यहाँ से हिलने नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान जा सकती थी। वहीं पर ट्रे ने डैन को बताया कि अभी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे हमने मार कर दफना दिया था। और जब तुमने मुझे उस लड़की का फोटो दिखाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बताया तो मैं समझ गया कि उसे मारने के लिए तुम्हें कैद करने से अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी मौत सुनकर डैन फूट फूट कर रोने लग गया। कि तभी ट्रे को पता चला कि उसका एक साथी भाग रहा है जिसके गर्दन में तीर लगी हुई थी, लेकिन ट्रे उसे ऐसा नहीं करने देने वाला था। वो अपने गन से जैसे ही शूट करने वाला ही था कि उसके गाड़ी के सामने अचानक से जोई आ जाती है और एक रॉड चलाकर सीधा उसके गर्दन में घुसाते हुए उसके कार को पलट देती है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रे और उसके साथी को यकीन हो चुका था कि उसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। ट्रे उसे गोलियों से भुनने लगा, लेकिन वो खुद को बचाते हुए भाग गई। ट्रे के सभी साथी अलर्ट होकर उसे खोजने लग गए। जैसे ही ट्रे का एक साथी उसे खोजते हुए आगे बढ़ा, एक लंगर को फांसते हुए उसका गर्दन ही काटने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर एक साथी उसे गन से उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊपर से छत फाड़ते हुए उसका खेल ही खत्म कर देती है। जैसे ही टोपी वाला आदमी उसे खोजते हुए आगे बढ़ा, उसने देखा कि जोई ने उसके साथी की पेट की अंतड़ियां बाहर निकालकर उसी से उसे वहीं पर टांग दिया था। कि तभी अचानक से उसके भी सामने आ गई, लेकिन उसने अपना गोली चला दिया और मंगस कोलोराड्स का आत्मा अपना नाइफ चलाकर उसे इंजर्ड कर दिया। इधर जैसे ही ट्रे जोई को खोजते हुए अंदर आया तो उसने देखा कि जोई उसकी साथी को चीर फाड़ रही थी और उसके दिल को बाहर निकालकर उसके सामने आ जाती है। ट्रे के सामने ही टोपी वाला का दिल इस तरह से खाने लग गई जैसे कोई दानव खा रहा हो। यह देखकर ट्रे का दिमाग ही हिल जाता है। इधर डैन भी पागलों जैसा हरकत करने लगा था। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड से कहने लगा कि किसी को भी मत छोड़ना। उसी दौरान उस जगह पर शेरिफ भी आ चुका था, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिला था कि ट्रे ने डैन को किडनैप करके यहाँ लाया है, मगर वो उसी पर गन से शूट करके इंजर्ड कर दिया और कार लेकर यहाँ से भाग गया। इधर जोई अपने प्यार के लिए डैन के पास आती है, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वो तो पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए वो खुद का फेस डैन को दिखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो वहाँ से ट्रे को मारने के लिए निकल गई। इधर ट्रे उसी तांत्रिक के पास पहुँच गया जिसने जोई को जिंदा किया था। असल में ट्रे को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि जिस तरह से जोई को उन्होंने मारा था उसका वापस से जिंदा होना नामुमकिन के बराबर है। अगर कोई उसे वापस खड़ा कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही तांत्रिक ही कर सकता है। यहाँ पर तांत्रिक बताने लगा कि तुम्हारे परदादा ने अपाची चीफ मंगस कोलोराड्स का सर कलम कर दिया था। इतना सुनते ही वो गन से मारकर नीचे गिरा दिया और अपने साथ लाए हुए सारे स्कल के साथ उसी पवित्र जगह पर मंगस कोलोराड्स का भी स्कल को जलाकर खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास से मंगस कोलोराड्स का सर गायब हो चुका था। इधर डैन के पास पुलिस पहुंच चुकी थी। डैन अपने सारे बयान देता है और उन्हें जोई के बारे में बताया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इधर जोई ट्रे के मॉम के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ आकर उसने देखा कि ट्रे का छोटा भाई खुद की जान ले चुका था और अब ट्रे के परदादा की आखिरी ब्लड लाइन बची हुई थी। उनमें से एक ट्रे
था और उसकी माँ थी। बाकी के सभी मारे गए। उसी टाइम जोई और मंगस कोलोराड्स दोनों मिलकर अपना बदला पूरा किए और अब बारी थी ट्रे की, जो अपने साथ लाए हुए मंगस कोलोराड्स की स्कल को खोजते हुए जोई को देख लेता है, जो उस स्कल को अपने हाथ में लेकर उछाल रही थी। बड़ी चालाकी से पीछे हटते हुए वो अपने कार से चेनसॉ को निकाल लिया और उसे स्टार्ट करते हुए जोई पर वार कर दिया। जोई भी बार बार उसके चेनसॉ पर वार कर करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी जोई ट्रे के पैर पर मारते हुए उसके एक हाथ को ही काट कर अलग कर दिया और आगे बढ़कर उसके पैर पर मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि जोई उसे मारकर उसका खेल ही खत्म कर देती, ट्रे चेनसॉ को सीधा उसके पेट में घुसाकर आर पार कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अलग होकर टुकड़ों में विभाजित हो जाती, उसने अपने हाथ में लिए हुए औजार से ट्रे का सर ही उसके धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है कि तभी उसी दौरान डैन वहाँ पर आ गया, जो जोई को गड्ढे में गिरा हुआ देखता है। उसका नीचे का आधा शरीर कट चुका था। यहाँ पर डैन को देखकर जोई साइन लैंग्वेज में आई लव यू कहती है। इतना देखते ही डैन फूट फूट कर रोने लगा और आई लव यू टू बोलकर उसके ऊपर कैरोसिन गिराया और वहाँ की बल्ब को तोड़ते हुए उसे जला दिया। अब क्योंकि मंगस कोलोराड्स का भी आत्मा जोई के अंदर था, इसीलिए एक सच्चे प्यार के हाथों जलकर मुक्त हो गए और दोनों की आत्मा अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। अगले सीन में तांत्रिक डैन से कहता है कि तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। जोई का आत्मा इस क्रूर दुनिया से बहुत दूर किसी अच्छी पवित्र जगह पर तुम्हारा इंतजार करेगी। और इसी सीन को दिखाते हुए यह खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। की शुरुआत में ही हम एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ एक प्रेरक कहानी शेयर करते देखते हैं। वो कहती है कि रुकावटें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए। जब भी जिंदगी हमारे रास्ते में रुकावट डालती है तो हमें उसी जगह से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। जिंदगी हमेशा गुलाब की तरह खूबसूरत या आसान नहीं होती। ये स्ट्रगल, मुश्किलों, सफलताओं और नाकामियों से मिलकर बनी है और ये सब मिलकर जिंदगी को शेप देते हैं। इसीलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आखिरी बेंच पर बैठी जीव को टीचर के शब्द लगभग बकवास लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, मैडम आपने जिंदगी की सख्त हकीकत नहीं देखी, इसलिए आपको सब आसान लगता है। अगर आप मेरी जगह होती तो समझ पाती कि जिंदगी का असली मतलब क्या है और ये असल में कितनी मुश्किल है। स्कूल खत्म होने के बाद जीवू अपनी बेस्ट फ्रेंड सोयंग के साथ घर जाती है। गाड़ी चलाते वक्त सोयंग की माँ को फोन आता है और वो गाड़ी चलाते हुए बात करने लगती है। अचानक एक सर्जन कार रोकता है और उनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। वो पूछता है कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात क्यों कर रही हैं और याद दिलाता है कि ये क्राइम है जिससे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। सोयंग की माँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है। तभी जीवू कहती है, आंटी मैं यहीं उतर जाती हूँ, मेरा घर बस आगे ही है। सोयंग की माँ पूछती है कि क्या वो अकेले ठीक रहेगी और जीवू कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक रहेगी। जीवू कार से उतरकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन सोयंग चुपके से उसके पीछे पीछे जाती है। सोयंग ने देखा कि जीवू अपने छोटे भाई जीहून को ढूंढते हुए एक पार्क की तरफ जा रही है। जब वो उसे वहाँ नहीं पाती तो जीवू पास के एक सुपरमार्केट में जाती है। अंदर जाकर वो जीहून को नूडल्स खाते हुए देखती है। दरअसल वो उन्हें फ्री में खा रहा है। सुपरमार्केट एक प्रमोशन के तहत बच्चों को फ्री नूडल्स दे रहा है और जीहून मजे से खा रहा है। इसी बीच जीवू की माँ नौकरी की तलाश में एक रेस्टोरेंट में जाती है। मैनेजर डो ह्यून उसे बताता है कि ये शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और उनके सारे कस्टमर वीआईपी हैं, इसलिए उसे उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त रेस्टोरेंट की मालकिन लेडी सुनजा भी वहाँ मौजूद थी। वो डो ह्यून से पूछती है कि ये औरत कौन है। डो ह्यून बताता है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है और बहुत अच्छी औरत है। सुनजा कहती है कि उन्हें वो पसंद आई और डो ह्यून से उसे रखने को कहती हैं। जीवू अपने भाई को सुपरमार्केट से वापस लाती है, लेकिन घर उनके लिए सच में घर नहीं है। उनके पास रहने की कोई परमानेंट जगह नहीं है। वो एक कार में रहते हैं जो उनका इकलौता पता है। जीवू जीहून को डांटते हुए कहती है, हम भिखारी नहीं है तो तुम रोज फ्री नूडल्स खाने वहाँ क्यों जाते हो। जीहून जवाब देता है, मैं भीख नहीं मांग रहा, वो सब बच्चों को फ्री देते हैं। जीवू कहती है, सिर्फ इसलिए कि ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज खाना चाहिए। ठीक उसी वक्त जीवू का पीछा करते हुए सोयंग वहाँ पहुँच जाती है। सोयंग को देखकर जीवू चौंक जाती है और डर जाती है। स्कूल में किसी को नहीं पता कि उनके पास घर नहीं है और वो कार में रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो उसे डर है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा या क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाएंगे। जीवू झट से झूठ बोलती है, हम नए घर में जा रहे हैं, हमारा सामान अभी शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल यहीं रह रहे हैं। उसी पल जीहून कार से नूडल्स के 2 पैकेट निकालता है और कहता है, पानी नहीं है, हम नूडल्स कैसे खाएंगे, हम यहाँ बहुत देर से हैं, कोई हमें पानी नहीं देता। सब परेशान है। जीवू को एहसास होता है कि सोयंग उसका झूठ समझ गई। सोयंग को अब सच्चाई पता चल गई है कि जीवू का कोई घर नहीं है और वो इसी कार में रहती है। शर्म से पूरी तरह टूटकर जीवू फूट फूट कर रोने लगती है। वो सोयंग को सब कुछ बता देती है। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए और उनकी माँ परिवार चलाने के लिए हर दिन स्ट्रगल करती है। उनके पास घर किराए पर लेने के लिए भी काफी पैसे नहीं है। अगर स्कूल में किसी को पता चल गया तो सब उस पर हंसेंगे और कोई उससे बात नहीं करेगा, इसीलिए वो इतने समय तक किसी को सच नहीं बता सकी। सोयंग ने जीवू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जीवू उससे वादा करने को कहती है कि वो उनकी सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं बताएगी। सोयंग उसे दिलासा देते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो और हमेशा रहोगी। ये सुनकर जीवू को थोड़ी राहत मिलती है। उस रात उनकी माँ उनके लिए पिज्जा लेकर काम से घर आती है। खाना खाते वक्त जीहून और जीवू अपने पिता के बारे में बातें करते हैं। जीवू पूछती है, माँ क्या आपको पापा की जरा भी याद नहीं आती, वो हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उनकी माँ गुस्से में जवाब देती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने कभी अपने पिता का नाम मत लो। उस आदमी ने कभी
अपनी पत्नी या बच्चों की परवाह नहीं की, इसलिए उसका नाम दोबारा मत लेना और दुखी मत होना। अगले महीने जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो हम एक नया घर किराए पर लेंगे, तब तुम्हें और तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। अगले दिन स्कूल में जीवू उदास होकर सो यंग से कहती है, अगर हमारे पास एक अच्छा घर होता तो हमें इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता। सो यंग जवाब देती है, क्या तुम्हें पता भी है कि घर किराए पर लेने में कितना खर्च आता है? फिर वो कहती है, कम से कम 30 लाख वॉन तो होंगे ही। पास में मौजूद एक और दोस्त ने कहा, तुम गलत हो, आजकल 50 लाख वॉन से कम में घर मिलना मुश्किल है। क्लास खत्म होने के बाद जीवू उदास होकर स्कूल की बालकनी में बैठ जाती है। सो यंग उसके पास आती है और कहती है, दुखी मत हो, एक दिन तुम्हारा भी एक बड़ा घर होगा, तुम्हारी माँ और भाई बहुत खुश होंगे और सब ठीक हो जाएगा। तभी उनकी टीचर मिस वांग वहाँ आती है। वो जीवू से पूछती है, तुम्हारा बर्थडे अगले महीने है ना, हम सब तुम्हारे घर जाके सेलिब्रेट करेंगे, हम तुम्हारे लिए पार्टी रखेंगे। जीवू जवाब देती है, ठीक है मैडम, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद मिस वांग जीवू की माँ से सारे इंतजाम करने को कहती हैं और चली जाती हैं। सो यंग तुरंत जीवू को डांटती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हारी इस छोटी सी कार में सब लोग कैसे समाएंगे? और सबसे बुरी बात, सबको सच्चाई पता चल जाएगी, कोई भी तुम्हारे साथ घूमना फिरना नहीं चाहेगा और स्कूल तुम्हें निकाल भी सकता है। जीवू मजबूती से जवाब देती है, चाहे जो हो जाए, मुझे अपने बर्थडे से पहले घर का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो मैं शर्मिंदा हुए बिना किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। स्कूल के बाद जीवू सो यंग को पास ही एक रियल एस्टेट एजेंसी में ले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती हैं, उनकी नजर दीवारों पर लगे घरों के ऐड पर पड़ती है। कई घरों की फोटो और उनकी कीमतें दिखाई गई हैं, लेकिन जब जीवू और सो यंग उन्हें ध्यान से देखती हैं तो एहसास होता है कि ज्यादातर उनके बजट से बहुत बाहर है। उनके पास बहुत कम पैसे हैं और ये घर बेहद महंगे हैं। तभी जीवू की नजर एक ऐड पर पड़ती है जिस पर बड़े अक्षरों में 500 वॉन लिखा है। एक्साइटेड होकर वो सो यंग से कहती है, देखो आखिरकार एक सस्ता घर मिल गया, शायद हम इसे किराए पर ले सकते हैं। झिझकते हुए लेकिन पक्के इरादे से जीवू एजेंसी के कर्मचारी से पूछती है कि क्या कीमत कम की जा सकती है। कर्मचारी जवाब देता है, हम इसे और कम नहीं कर सकते, हमारे घर पहले से ही मार्केट रेट से काफी कम पर अवेलेबल है और 500 वॉन प्रति स्क्वायर फुट का रेट है, पूरे घर का नहीं। जीवू और सो यंग दोनों थोड़ी निराश होती हैं, लेकिन मन ही मन तय करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपना घर होने का सपना कभी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा उदास होकर जीवू अपनी माँ के रेस्टोरेंट की तरफ जाती है जहाँ वो काम करती है। जब मिसून की नजर जीवू पर पड़ती है तो वो बाहर आकर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, कुछ खा लो। जीवू झिझकते हुए पूछती है, माँ क्या आपके पास 500 वॉन है? मिसून हैरान होकर पूछती है, तुम्हें इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत है? इसलिए जीवू चुप रहती है। हालांकि उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे हैं, फिर भी वो खुलकर नहीं कह पा रही कि वो उस पैसे से घर किराए पर लेना चाहती है। अपनी माँ से मिले पैसों से जीवू पिज्जा की दुकान पर जाती है। दुकानदार उससे कहता है, इस पैसे से तुम पिज्जा नहीं खरीद पाओगी, घर जाओ और पैसे ले आओ। तभी दुकानदार का फोन बजता है। एक फैमिली पिज्जा ऑर्डर करने फोन करती है, लेकिन दुकानदार अपने बही खाते में सिर्फ एक पिज्जा लिखता है। ये देखकर जीवू कहती है, तुम्हें बताया गया था कि ये फैमिली पिज्जा है, तुमने सिर्फ एक पिज्जा क्यों लिखा? दुकानदार को गुस्सा आता है और वो जीवू को बाहर निकाल देता है। निराश होकर जीवू दुकान से चली जाती है। रास्ते में उसे दुकान के पीछे खाली पिज्जा के डिब्बों का ढेर दिखता है और क्यूरियोसिटी में वो उन्हें देखने जाती है। वहाँ उसे एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा है कुत्ता गुम। पोस्टर पर एक कुत्ते की फोटो है और लिखा है कि जो भी इसे ढूंढेगा उसे 500 वॉन मिलेंगे। ये देखकर जीवू का चेहरा एक प्यारी सी स्माइल से खिल उठता है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मुझे ये कुत्ता मिल गया तो मुझे इनाम की रकम मिल जाएगी और आखिरकार घर खरीदने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी एक अजनबी बिखरा हुआ सा दिखने वाला आदमी उसके पास आता है और उसे बुलाकर खाना ऑफर करता है। जीवू उस आदमी के बिहेवियर से डर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। वो जितनी तेज हो सके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो पोस्टर लेकर सो यंग की कराटे कोचिंग क्लास में जाती है। वो उससे कहती है, अगर हमें ये कुत्ता मिल जाए तो हमें 500 वॉन मिलेंगे, उससे हम एक घर खरीद सकते हैं। सो यंग तुरंत पोस्टर पर दिए नंबर पर कॉल करती है और पता चलता है कि कुत्ता पहले ही मिल चुका है। ये सुनकर जीवू को गहरा झटका लगता है। वो अपने घर उस कार में लौटती है जिसमें वो रहते हैं, लेकिन पाती है कि वो अब वहाँ नहीं है क्योंकि उन्होंने गाड़ी नो पार्किंग जोन में पार्क की थी, इसलिए पुलिस उसे थाने ले गई थी। उस रात जीवू और उसकी माँ उसे वापस लेने पुलिस स्टेशन जाती हैं। वापस आते वक्त जीवू अपनी माँ से कहती है, अगर हम चाहें तो चाची के घर रुक सकते हैं, शायद वहाँ हमें इज्जत ना मिले, लेकिन कम से कम सोने की जगह तो होगी। जीवू की माँ हताशा में जवाब देती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ और तुम इन बातों से मुझे और परेशान करती रहती हो। अपनी माँ के स्ट्रगल को समझते हुए जीवू चुप हो जाती है। कार को एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पार्क करते हैं। उन बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को देखकर जीवू मन ही मन सोचती है, वाह काश हमारा भी अपना घर होता, कितना अच्छा होता। अगले सुबह जब जीवू स्कूल जाती है तो उसकी सहेलियां एक्साइटेड होकर कहती हैं, इस बार हम तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, अपनी माँ से कहना कि हमारे लिए ढेर सारा टेस्टी खाना बनाए। ये सुनकर जीवू के दिल में डर बैठ जाता है। वो जानती है कि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। वो लगातार सोचती रहती है कि इतने कम वक्त में घर का इंतजाम कैसे करेगी और सबको खुश कैसे रखेगी। उसे ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। स्कूल से लौटने के बाद जीवू अपनी दोस्त सोयंग के साथ बैठती है और तय करती है कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा। साथ मिलकर वो शहर के अमीर लोगों के कुत्तों को ले जाने का एक रिस्क भरा आइडिया सोचती है। उनका प्लान सिंपल है, कुत्ते के गुम होने के बाद मालिक पोस्टर लगाएगा और ढूंढना शुरू करेगा। जब मालिक कुत्ते को वापस पाने के लिए बेताब हो जाएगा तो वो उसे लौटा देंगी और इनाम की रकम ले लेंगे। चीजों को जितना हो सके सेफ रखने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। सबसे पहले कुत्ता छोटा और आसानी से चुराने लायक होना चाहिए। दूसरा, वो किसी अमीर बड़े आदमी का होना चाहिए क्योंकि अमीर लोग ऐड लगाने और इनाम देने का खर्च उठा सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वो बच्चों के पेट डॉग्स कभी नहीं लेंगी क्योंकि बच्चे बहुत दुखी होंगे और वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने अपने प्लान में जीहून को भी शामिल कर लिया। जल्द ही वो तीनों शहर भर में एक सही कुत्ते की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने प्लान के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तभी जीहून सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करके कहता है, पूरा शहर कैमरों से भरा है, हम बिना पकड़े कुछ चुराएंगे कैसे?
ये सुनकर जीवू चिंता में पड़ जाती है। इसी बीच रेस्टोरेंट में काम करते वक्त जीवू की माँ से गलती से एक प्लेट टूट जाती है। इस गलती के लिए मैनेजर डो ह्यून उसे जमकर डांटता है। उसी वक्त जीहून रेस्टोरेंट पहुंचता है। डो ह्यून के जाने के बाद जीवू की माँ जीहून को कुछ खाने को देती है। रेस्टोरेंट की मालकिन लेडी सुंजा भी वहाँ है। उनके साथ उनका कुत्ता भी है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वो जहाँ भी जाती हैं कुत्ते को साथ ले जाती हैं। वो उससे इतना प्यार करती हैं कि उसे रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना खिलाती हैं। जैसे ही लेडी सुंजा रेस्टोरेंट से निकलने वाली होती हैं, वो देखती हैं कि जीवू अपनी दोस्त सो यंग के साथ वहाँ आ गई है। बाद में जीवू की माँ रेस्टोरेंट के बाथरूम में जीहून को नहलाती हुई दिखती है। तभी डो ह्यून अंदर आता है और गुस्से से कहता है, तुमने इस रेस्टोरेंट को अपना फैमिली घर बना लिया है। रेस्टोरेंट चलाने का ये कोई तरीका नहीं है। उसी पल लेडी सुंजा वहाँ पहुँचती है। वो जीवू की माँ से कहती है, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए हर महीने पैसे देती हूँ, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं। कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की नौकरी छूट जाने से जीवू का दिल टूट जाता है। उस दर्द को सहते हुए वो सोयंग के घर जाती है और मजबूती से कहती है, हम हर हाल में लेडी सुंजा के कुत्ते को लेकर जाएंगे, हमें ये करना ही होगा। वो दोनों मिलकर हर चीज की प्लानिंग करने लगती हैं। कुत्ते को कैसे ले जाएं, इसका बेस्ट टाइम क्या है और बाद में कुत्ते को कहाँ छिपाएंगे। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट मैनेजर डो ह्यून अपने दोस्त सांगहो से बात करता दिखता है। डो ह्यून कहता है, अगर मैं इस रेस्टोरेंट को बेच पाऊँ तो वहाँ एक बड़ा बार खोलूंगा, बाहर से हर महीने अच्छी कमाई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़िया रेस्टोरेंट को मेरे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहे। डो ह्यून की ये चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि अगर उसकी सालों की मेहनत बेकार गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी बीच जीवू की माँ कुछ खुशखबरी शेयर करती है। वो कहती है, अब तुम्हें कार में नहीं रहना पड़ेगा, अब तुम्हारे पास अपना खुद का घर होगा। ये सुनकर जीवू और जीहून इतने खुश होते हैं कि अवाक रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार उनकी जिंदगी में इतनी अच्छी खबर आई है कि वो सच में एक असली घर में रह सकते हैं। मिसून उन्हें नई जगह दिखाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही जीवू उसे देखती है उसका दिल बैठ जाता है। वो अपनी माँ से कहती है, कार में रहना बेहतर था, ये तो घर जैसा लगता ही नहीं। ये किसी पुरानी टूटी फूटी जगह जैसी है जो कभी भी गिर सकती है। ये सुनकर जीवू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह स्कूल में जीवू एक बार फिर सोयंग के साथ प्लान पर बात करती है। उन्हें पता चलता है कि लेडी सुंजा एक कॉन्फ्रेंस में गई है। इसे मौका समझकर वो कुत्ते को ले जाने का फैसला करती है, लेकिन जब कोशिश करती हैं तो फेल हो जाती हैं। हताश और हारकर जीवू घर लौटती है। वहाँ उसने देखा कि उसकी माँ ने पुराने घर के रिपेयर के लिए कई चीजें खरीदी हैं। लेकिन जब वो उस जगह पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो जगह इतनी खतरनाक हालत में है कि अधिकारियों ने उसे सील कर दिया है। ये देखकर जीवू की माँ पूरी तरह टूट जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। भारी मन से वो कार की तरफ लौटते हैं। जीवू की माँ लगातार सोचती रहती है कि उसके बच्चे कितने लंबे समय से सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, एक घर। फिर भी वो इतनी बेबस है कि उन्हें रहने की जगह भी नहीं दे सकती। अपनी नाकामी का एहसास उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, उसके पास रहने को छत नहीं और कोई स्टेबल जॉब नहीं। इन्हीं ख्यालों में खोई जीवू की माँ चुपचाप रोती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर जीवू को गहरा दुख होता है। उसे अपनी माँ के लिए कुछ न कर पाने का दर्द महसूस होता है और यही उसका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। फिर भी जीवू हार नहीं मानती। एक बार फिर वो लेडी सुंजा के कुत्ते को ले जाने का फैसला करती है। उसके दिमाग में ये कुत्ता ही उनकी इकलौती उम्मीद है। चाहे जो हो जाए उसे लगता है कि ये करना ही होगा। वो सोयंग के साथ बैठती है और फिर से प्लान बनाने लगती है, इस बार पक्के इरादे के साथ कि इस बार फेल नहीं होना। लेकिन जीवू को एक जरूरी बात का एहसास होता है। छोटी बच्ची होने की वजह से वो कुत्ते को अकेली नहीं ले जा सकती। तभी उसे पिज्जा की दुकान वाले की याद आती है। जीवू सोयंग और जीहून के साथ पिज्जा की दुकान पर जाती है और दुकानदार को सब बता देती है। उनकी कहानी सुनकर पिज्जा डिलीवरी वाला हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मेरे पास ऐसी बकवास सुनने का टाइम नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतना घटिया काम करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीवू शांति से जवाब देती है, मैं उस दिन आपकी दुकान पर आई थी, आपने एक फैमिली पिज्जा का ऑर्डर लिया, लेकिन अपने बही खाते में सिर्फ एक पिज्जा लिखा। अगर मैं आपकी कंपनी से शिकायत करूँ तो आपकी जॉब चली जाएगी। वो आगे कहती है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हमारी मदद करो या अपनी जॉब खो दो। अगर मदद नहीं की तो मैं आपके बॉस को सब बता दूंगी। जीवू की धमकी सुनकर पिज्जा डिलीवरी वाला डर जाता है और कोई रास्ता न होने पर वो आखिरकार मदद करने को मान जाता है। फिर जीवू कहती है, ठीक है, पहले एक ट्रायल रन कर लेते हैं। छोटी सी भी गलती हमें पकड़वा सकती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कुत्ते को कैसे ले जाएंगे। वो पिज्जा वाले को साथ ले जाती हैं और एक प्रैक्टिस करती हैं। पूरी प्रैक्टिस के दौरान जीवू उसे बार बार याद दिलाती रहती है, चाहे जो हो जाए तुम एक भी गलती नहीं कर सकते, एक छोटी सी चूक और सब खत्म। और याद रखना, अगर हम पकड़े गए तो तुम भी पकड़े जाओगे। ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। अगले सीन में रेस्टोरेंट में काम करते वक्त डो ह्यून को अचानक एक पुरानी कागज की फाइल मिलती है। क्यूरियोसिटी में वो उसे खोलता है और जो पढ़ता है उसे लगता है जैसे सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि लेडी सुंजा की मौत के बाद रेस्टोरेंट उनके प्यारे पेट डॉग का हो जाएगा। एक पल के लिए डो ह्यून कुछ समझ नहीं पाता। वो वहीं जम जाता है, मानो अवाक रह गया। एक लाइन उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, मालिक कुत्ता होगा। जिस रेस्टोरेंट का उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था, जिस जगह पर ये सोचकर काम किया कि वो लगभग उसकी अपनी है, वो एक कुत्ते का होने वाला है। अपमान और निराशा से पागल होकर वो तुरंत अपने दोस्त सांगहो को फोन करता है। कांपती आवाज में वो कहता है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जब तक वो कुत्ता जिंदा है मुझे ये रेस्टोरेंट कभी नहीं मिलेगा। मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। यही मेरी पूरी जिंदगी है। सांगहो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर कुत्ता वहाँ नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा, फिर रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम आ जाएगा, समझे? तुम्हारे पास इकलौता ऑप्शन है कि कुत्ते को हटा दो। कुत्ते के हट जाने के बाद तुम रेस्टोरेंट के अकेले मालिक बन जाओगे। जीवू ने फैसला किया कि इस बार चाहे जो हो उन्हें कुत्ता जरूर मिलेगा। वो सोयंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। प्लान सिंपल है, सोयंग अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाएगी और जब सब लोग गेस्ट का वेलकम करने में बिजी होंगे तब जीवू कुत्ते को संभालेगी। सोयंग चालाकी से अपनी डॉल को टेबल के नीचे गिरा देती है, जिससे सब उसे ढूंढने लगते हैं। ध्यान भटकने का फायदा उठाकर जीवू धीरे धीरे कुत्ते को खाने का लालच देकर बाहर ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ते को पकड़ने वाली होती है, अचानक मैनेजर डो ह्यून आ जाता है। कुत्ते को देखते ही डो ह्यून तुरंत उसे उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। वो कुत्ते को अपने दोस्त की कार में बिठाता है और फिर रेस्टोरेंट लौट आता है। दूर
गुस्से सोयंग और जीवू छिपकर सब देखती रहती हैं। जैसे ही डो ह्यून अंदर वापस जाता है वो दोनों कार की तरफ दौड़ती हैं। वो कुत्ते को बाहर निकालती हैं और जल्दी से पिज्जा डिलीवरी वाले को सौंप देती हैं। पिज्जा डिलीवरी वाला कहता है ये मेरी आखिरी जॉब थी, मुझे दोबारा इसमें मत घसीटो, मैं जा रहा हूँ। इसी बीच डो ह्यून रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा मन ही मन बहुत खुश हो रहा है। आखिरकार परेशानी दूर हो गई। कुत्ते के गुम होने के बाद लेडी सुंजा की दुनिया पूरी तरह बिखरती हुई लगती है। अपने सबसे प्यारे साथी को खोने से वो अकेली और टूटी हुई महसूस करती हैं। वो अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हैं और किसी से बात नहीं करती, खाना पीना भी बंद कर देती हैं। उम्र की वजह से पहले से कमजोर इस गहरे इमोशनल शॉक ने उनकी बची खुची ताकत भी छीन ली। धीरे धीरे लेडी सुंजा की सेहत गिरने लगती है। दुख, तकलीफ और बेबसी की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। दूसरी तरफ डो ह्यून के चेहरे पर जीत की एक अजीब सी स्माइल दिखती है। लेडी सुंजा की हालत देखकर उसे जरा भी सहानुभूति नहीं होती। इसके बजाय वो मन ही मन सोचता है शायद वो बुढ़िया जल्द ही चली जाएगी, मैं ही इस रेस्टोरेंट का इकलौता मालिक बनूंगा। अपने सपनों में खोए डो ह्यून को तब झटका लगता है जब उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ सांग हो डरी आवाज में कहता है कि कुत्ता कार में नहीं है। ये सुनकर डो ह्यून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका गला सूख जाता है। तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद कुत्ते को तुम्हारी कार में बिठाया था। सांग हो ने सख्त आवाज में जवाब दिया। मैंने पूरी कार छान मारी, वो कहीं नहीं है। हो सकता है तुमने जो देखा गलत हो, या तुमने कुत्ते को ठीक से नहीं बांधा, ये भी हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो। डो ह्यून चिल्लाकर जवाब देता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसकी आवाज डर, हताशा और गुस्से से एक साथ कांप रही थी। जीवू और सोयंग कुत्ते को ढूंढने पिज्जा वाले की दुकान पर जाती है। जब वो दुकान के पिछले हिस्से में पहुंचती हैं तो पता चलता है कि कुत्ता अभी भी वही है। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा आदमी जो पागलों की तरह इधर उधर घूमता है कुत्ते को प्यार से खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। वो दोनों कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती हैं। फिर जीवू कहती है देखो कुत्ता यहाँ बिल्कुल ठीक है, हम इसे सिर्फ पैसों के लिए लाए थे। जब कोई गुम होने का पोस्टर लगाएगा तो हम कुत्ते को लौटा देंगे और इनाम ले लेंगे। तक बेहतर है कि कुत्ता यही रहे। अगले दिन जीवू शहर के अलग अलग हिस्सों में कुत्ते के गुम होने के पोस्टर ढूंढने निकलती है, लेकिन उसे कहीं एक भी पोस्टर नहीं मिलता। वो चिंता में पड़ जाती है, अगर उनकी सारी मेहनत बेकार गई तो क्या होगा। इसलिए वो तय करती है कि चाहे जो हो उसे लेडी सुंजा से मिलना ही होगा और उन्हें पोस्टर छपवाने के लिए राजी करना होगा। इसके बाद जीवू रेस्टोरेंट जाती है और मैनेजर डो ह्यून से बात करती है। वो कहती है आपकी मालकिन लेडी सुंजा का कुत्ता खो गया है, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर डो ह्यून हैरान होता है और पूछता है आपको लेडी सुंजा के कुत्ते के बारे में कैसे पता, क्या आपने उसे पहले कभी देखा है? जीवू जवाब देती है मेरी माँ इस रेस्टोरेंट में काम करती थी, मैं उनके साथ कई बार यहाँ आई और तब मैंने उस कुत्ते को देखा था, इसलिए मुझे पता है। लेडी सुंजा पीछे से चुपचाप सब सुन रही थी। फिर वो पूछती है मैं अपना कुत्ता वापस कैसे पा सकती हूँ? जीवू कहती है सबसे पहले आपको कुत्ते के गुम होने के पोस्टर छपवाने चाहिए, इससे लोग ढूंढना शुरू करेंगे और शायद कोई पैसे के बदले कुत्ता लौटा दे। लेडी सुंजा को जीवू का सुझाव पसंद आता है और वो तुरंत मैनेजर डो ह्यून को ऑर्डर देती हैं कि कुत्ते के गुम होने के ऐड और पोस्टर जल्द से जल्द तैयार किए जाएं। जब जीवू लौटती है तो देखती है कि वो तथाकथित पागल आदमी कुत्ते के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर बना रहा है। कुत्ता आराम से उसके बगल में बैठा है, मानो यही जगह अब उसका असली घर हो। ये देखकर जीवू का दिल खुशी से भर जाता है। वो उस आदमी से डरती थी और दूर रहती थी, लेकिन आज वो उसे बहुत अपनापन लगता है। उस आदमी ने जीवू से कहा कुछ देर पहले इस कुत्ते के लिए पोस्टर लगाए गए थे, उनमें लिखा है कि जो भी इस कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 वॉन मिलेंगे। ये सुनकर जीवू के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो डर जाती है, अगर कोई और कुत्ते को पहले लेडी सुंजा के पास ले गया तो तब उनका प्लान फेल हो जाएगा और उसे 500 वॉन भी नहीं मिलेंगे। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे सारे पोस्टर हटाने होंगे ताकि कोई और देख न सके। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो पिज्जा की दुकान की तरफ दौड़ती है। पिज्जा वाले के पास जाकर कहती है आपने पहले भी एक बार हमारी मदद की थी, प्लीज एक बार और मदद कर दीजिए। लेकिन इस बार पिज्जा वाला पीछे हटता है। वो कहता है नहीं, मैं अब इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जीवू शांति से उसकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है, तो मैं आपकी कंपनी को बता दूंगी कि आप एक्स्ट्रा पिज्जा कैसे बनाते हैं और अपने लिए रख लेते हैं। पिज्जा डिलीवरी वाला सन्न रह जाता है, हालांकि वो नहीं चाहता, फिर भी मदद करने को मान जाता है। वो दोनों मिलकर शहर के हर कोने में जाते हैं और गुम कुत्ते के सारे पोस्टर फाड़ देते हैं, ये श्योर करते हुए कि कोई और ना देखे, ताकि कोई भी कुत्ते को लेडी सुंजा के पास वापस ना ले जा सके। जीवू के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज है, 500 वॉन का इनाम और नए घर का सपना। अगली सुबह जीवू कुत्ते की जानकारी देने रेस्टोरेंट जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो बाहर पुलिस ऑफिसर खड़े दिखते हैं। उसका दिल तुरंत जोर से धड़कने लगता है। वो लेडी सुंजा के पास जाती है और धीरे से पूछती है क्या यहाँ कुछ हुआ है, पुलिस क्यों है? लेडी सुंजा चिड़चिड़े स्वर में जवाब देती है तुम ये बातें नहीं समझोगी, ये बड़ों का मामला है। लेकिन जीवू चुप नहीं बैठती। धीमी आवाज में वो कहती है मुझे पता है पुलिस क्यों आई, वो हमारे यहाँ भी आए थे, हम महीनों से किराया नहीं दे पाए इसलिए हमें निकाल दिया गया। अब हम सड़क पर एक छोटी सी गाड़ी में रहते हैं, हमारे पास टॉयलेट जाने की भी जगह नहीं है। ये सुनकर लेडी सुंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। धीरे धीरे वो बोलने लगती है कई साल पहले मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, वो पढ़ाई के लिए दूर रहने लगा। एक दिन खबर मिली कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैं तुरंत उसके पास गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, बस ये कुत्ता मिला। ये कुत्ता मेरे बेटे की आखिरी याद है, मैं इसकी रक्षा अपने बच्चे की तरह करती हूँ। जीवू लेडी सुंजा की आंखों में देखती है और एक असहनीय दर्द उसके दिल में भर जाता है। वो समझती है कि ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये किसी का आखिरी सहारा है, किसी के बचपन की याद है। एक भी शब्द कहे बिना वो धीरे धीरे चली जाती है। बाद में जीवू घर लौटती हुई दिखती है, उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता, तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और अंदर एक अजीब सा दर्द उठ रहा है। वो सोचती रहती है मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई अपने घर के सपने के लिए। मैं एक बेबस माँ की आखिरी उम्मीद भी छीनने को तैयार थी। वो पछतावे से टूट रही है और लगातार खुद को दोषी ठहरा रही है। उस रात जीवू और जीहुन चुपके से कुत्ते को देखने जाते हैं। वो उस तथाकथित पागल आदमी को उसके बगल में बैठे उसके सिर को धीरे से सहलाते हुए देखते हैं। कुत्ता शांत लगता है, मानो उसे असली घर की गर्माहट मिल गई हो। जीवू झिझकते हुए
पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरी तरह घर नहीं है? तुम सड़क पर क्यों रहते हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहता है, फिर थकी आवाज में कहता है, एक वक्त मेरी भी एक प्यारी सी छोटी बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जिंदगी बहुत जालिम है। वक्त और किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया। आज गली ही मेरा घर है। उसके शब्द सीधे जीवू के दिल में उतर जाते हैं। अचानक उसे अपने पिता की याद आती है, जो एक दिन बिना किसी वार्निंग के उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो टूट जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। इसी बीच ये दिखाया जाता है कि अपने बेटे को खोने के बाद लेडी सुनजा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची और अपना पुराना रेस्टोरेंट वापस खरीदा। नई शुरुआत करने के बावजूद वो अपना अकेलापन कभी नहीं भूल पाई। एक दिन वो फैसला करती है कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी डो ह्यून को मिल जानी चाहिए। ये सुनकर डो ह्यून के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। इसी बीच जीवू और जीहून अपनी कार के पास लौटते हैं तो पाते हैं कि उनकी माँ गायब है। वो बेतहाशा ढूंढने लगते हैं। जीवू के दिल में डर बैठ जाता है, क्या उनकी माँ भी उनके पिता की तरह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई? कुछ टेंशन भरे पलों के बाद जीवू की माँ जीवू जीहून चिल्लाती हुई उनकी तरफ दौड़ती आती है, राहत से भरकर। जीवू उनकी तरफ दौड़ती है, उन्हें टाई ढक करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कहाँ थी? हम बहुत डर गए थे। जीवू की माँ सॉफ्ट आवाज में जवाब देती है, जब मुझे तुम कार में नहीं मिली तो मैं बहुत डर गई, इसलिए तुम्हें ढूंढने आई। अगली सुबह जीवू सोयंग और जीहून कुत्ते को देखने फिर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। वो तथाकथित पागल आदमी भी कहीं नहीं दिखता। जीवू को शक होने लगता है, हो सकता है वो आदमी कुत्ते को लेकर भाग गया हो। तीनों चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वो आदमी लौटता है। वो कहता है, मैंने कुत्ता नहीं चुराया, मैं तो बस उसे कुछ खाना देने गया था। जीवू एक पल रुकती है, फिर अचानक उसे याद आता है कि कुत्ते वाली घटना के बारे में सिर्फ एक ही शख्स को पता था, पिज्जा वाला। तुरंत वो चारों पिज्जा की दुकान की तरफ दौड़ते हैं और पता चलता है कि पिज्जा वाले ने कुत्ते को डो ह्यून को बेच दिया। वो डो ह्यून का पीछा करने लगते हैं और डो ह्यून गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो पागल आदमी दूसरी कार में उसका पीछा कर रहा है। जब वो ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करने लगता है तो पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। डो ह्यून कुत्ते को शांत करने के लिए बेहोशी की एक छोटी सी दवा निकालता है, लेकिन जैसे ही जीवू अंदर आती है वो चीज फिसल जाती है और डो ह्यून पर ही असर कर देती है। कुछ ही पलों में उसे नींद आने लगती है। ठीक उसी वक्त पुलिस आ जाती है। जीवू बताती है, ये आदमी हमारे कुत्ते को ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस डो ह्यून को मौके पर ही अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवू कुत्ते को लेडी सुनजा को लौटा रही है। आंखों में आंसू लिए वो सच कबूल करती है, कैसे पैसों के लालच ने उसे गलती करने पर मजबूर किया और बाद में उसे कितना गहरा पछतावा हुआ। लेडी सुनजा रोते हुए जीवू की आंखों में देखती है और कहती है, इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन तुमने हिम्मत से अपनी गलती मानी। वो जीवू को माफ कर देती है। उस रात खाने के दौरान जीवू ने अचानक अपनी माँ से कहा, माँ आप बहुत टेस्टी पिज्जा बनाती हैं, अगर हम चाहें तो छोटे पिज्जा बनाकर अपनी कार से बेच सकते हैं। जीवू की माँ की आंखों में खुशी की चमक आती है। वो कहती है, ये तो कमाल का आइडिया है। इसके बाद से वो अपनी कार से पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे पिज्जा फेमस हो जाते हैं और वो अपनी पैसों की परेशानियों से बाहर निकल आते हैं। फिल्म के आखिर में हम उन्हें एक खूबसूरत छोटे से घर में शिफ्ट होते देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही घर जैसा जीवू ने सपने में देखा था।